सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक बहुत बढ़िया हो गए। तो मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो आज अष्टमी थी बेटा, सबने अष्टमी बहुत बेहतरीन से मनाई होगी। तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस मैं आपसे एक सॉरी बोलना चाहूँगा, बिकॉज कल की क्लास जो है वो मैं नहीं ले पाया, बिकॉज कहीं मैं गया हुआ था एंड आती बार मैं आने में लेट हो गया। तो कल के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। इसका मतलब ऐसा नहीं है, आप में से बहुत सारे बच्चों में मैसेज है सर आपने आज क्लास क्यों नहीं ली। तो बेटा उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, आप लोगों ने मेरी फीलिंग को, मेरी प्रॉब्लम को समझा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले केमिकल बॉन्डिंग, और आपने टॉपिक का नाम तो देखा ही होगा, कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो बेटा सभी तैयार हो जाइए प्लीज। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डेली क्लास 4 बजे होती है बेटा, 4 बजे डेली लाइव क्लास होती है, उसको ज्वाइन करें और ढंग से पढ़े और नीट के अंदर अपना सिलेक्शन गारंटी तौर पे पक्का करें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। उस केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर? जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो आज कोवेलेंट बॉन्डिंग पे रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की शुरुआत तो बेटा बिल्कुल बेसिक से ही करते हैं। तो चैप्टर का उद्घाटन करते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। देखो वर्ड में ही नाम नाम सबसे पहला जो अपन को नाम यहाँ पे समझ आ रहा है कि साहब बॉन्ड क्या होता है। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया ना केमिकल बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पर एक वर्ड है बॉन्डिंग। तो यार बॉन्ड क्या है, बॉन्डिंग क्या है। अब बॉन्डिंग का आपको तो पता ही है बेटा, है ना। अपने लाइफ के अंदर हम लोग किसी के, कोई हमारा दोस्त है, चाहे वो लड़का है चाहे वो बेटा लड़की है, हमारा एक दूसरे साथ क्या होता है, बॉन्ड बना होता है। हमारे पेरेंट्स है, हमारा उनके साथ क्या बना होता है, बॉन्ड बना होता है। बॉन्ड माने अट्रैक्शन, कि हमारा उसके प्रति क्या है, लगाव है। ठीक है। अब कई होते हैं जिनका मदर के प्रति ज्यादा अच्छा बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू फादर, कईयों का फादर के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू मदर, है ना। मोस्टली जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स का अपने मदर के साथ बॉन्ड ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर? एज कम्पेयर टू फादर। ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं, एक जनरल बात है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मदर फादर दोनों इक्वल है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड क्या है बेटा। तो बॉन्ड माने अट्रैक्शन। बेटा दुनिया में जब भी दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है। सिंपल सा हिसाब किताब है कि दुनिया में जब भी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है। तो चलिए हम लोग लिखे कि ये क्या बेसिकली इट इज ए force of attraction. It is a force of attraction, clear, between two or more. अब किन में होगा बेटा, केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब ऐसा थोड़ी लिखूंगा बिटवीन पीपल्स, बिटवीन एनिमल्स, ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, मतलब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स भी हो सकते हैं बेटा, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल। तो तो आपको आई थिंक बॉन्ड का डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा कि बॉन्ड को हम लोग क्या बोले, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे भी लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, टू बिकम स्टेबल
और वो क्या हुआ, जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में बेटा अट्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, बॉन्ड बनने का मतलब है वो अब चीज स्टेबल हो गई है, वो अब चीज स्टेबल हो गई है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दे कि सपोज आपकी किसी दिन आपके मदर के साथ बेटा कुछ कहा सुनी होगी, आपने अपनी मदर को कुछ क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, जिससे आपको क्या हुआ कि आपका वो बॉन्ड टूट गया, आपका वो बीच का आपके मदर और आपका बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। क्लियर। अब आपको उसका दुख हो रहा है कि यार मैंने मतलब ये गलत करा या मेरे से ये क्या हो गया, मैंने ये क्या बोल दिया, आप लोग सोचेंगे बैठ के, है ना। और फिर आप जाके क्या करेंगे, अपने मदर से सॉरी फील करेंगे, और वो जो अट्रैक्शन है, वो जो अट्रैक्शन है वो वापस से बने का मतलब आप स्टेबिलिटी की तरफ गए, मतलब आपका जो दुख था वो कम हो गया, बिकॉज क्योंकि आपकी मदर ने आपको माफ कर दिया। तो बेसिकली बेटा यही चीज है कि बॉन्ड जो बना वो स्टेबिलिटी के लिए बनता है। जब भी हम लोग किसी चाहने वाले के साथ हमारा झगड़ा होता है तो हम लोग क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, मतलब हम लोग अनस्टेबल हो जाते हैं। और जब वो वापिस से जब बॉन्ड बनता है आपस में, बॉन्ड बनने वाला जब वापिस से अट्रैक्शन होता है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि साहब वापिस से स्टेबिलिटी आ गई है। क्लियर, क्लियर है बिल्कुल। तो बॉन्ड बनने, बॉन्ड का मीनिंग क्या है आपको समझ आ गया होगा, स्टेबल क्यों हुआ वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हुआ कैसे, मतलब कि जो बॉन्ड है बेसिकली ये बन कैसे रहा है। इसको अगर पिक्चराइज करूं मैं, तो मान लो सपोज मैं यहाँ पर एक एटम दिखा रहा हूं। चलिए काम करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे। अब बोर्ड अपने लगवाई किसी ने रखा है ना, देखते हैं जरा। तो ये देखो, ये हमने एक एटम ले लिया बेटा, ठीक है। चलिए अब एक और एटम ले लेते हैं। ये हमने एक और एटम ले लिया। क्लियर। चलिए इसके अंदर मैंने न्यूक्लियस बना दिया बेटा, इसके अंदर मैंने न्यूक्लियस बना दिया। क्लियर। चलिए अब मैं इलेक्ट्रॉन को बेटा व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है बेटा, देखना मैं अट्रैक्शन किसी और कलर से दिखा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, इनके बीच में क्या लग रही है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इनके बीच में क्या दिख रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या दिख रहा है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर है। और जरा आप इसको देखना, ये जो इस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में, ये जो ऑरेंज कलर से मैं दिखा रहा हूं, दिस इज अवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसे ये वाला भी होगा, ये वाला भी क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मींस कि जब दो एटम बेटा पास पास आ रहे हैं, जब दो एटम पास पास आ रहे हैं तो वहां पे दो फोर्स काम कर रही है, कौन कौन सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपको दिख रहा होगा स्काई ब्लू के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ऑरेंज कलर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है बेटा। चलिए तो अब देखते हैं, अब अगर मैं क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, देखना जरा। क्लियर। मैं अगर क्या बना रहा हूं, ग्राफ। अब मैंने क्या करा बेटा, जो ये एटम थे, एक एटम को मैंने फिक्स कर दिया ओरिजिन पर, एक एटम को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ओरिजिन पर। और दूसरा एटम मेरा कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से। मतलब हुआ क्या कि दो एटम देखो बेटा आपस में अप्रोच कर रहे हैं, दोनों कहां से आ रहे, इनफाइनाइट से। अब हमने क्या करा, इनफाइनाइट से उनको उठाकर एक जगह पर रख दिया, मतलब इनफाइनाइट से उठाकर उससे थोड़ा पहले रख दिया। वो एटम क्या आपस में अट्रैक्ट, पास पास आ रहे हैं। पास पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेटा अट्रैक्शन हो रही है उनके बीच में। क्या अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन, अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन। देखो बेटा बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन रिपल्शन के ऊपर ज्यादा भारी होगी। सोचो अगर रिपल्शन ज्यादा भारी हो गया तो फिर बेटा बॉन्ड थोड़ी बनेगा,
फिर स्टेबिलिटी थोड़ी आएगी। और अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो हम तो बोलते हैं कि हर संसार में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। क्लियर है बिल्कुल। दैट मीन्स कि अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? मैं इसको कहीं और बना देता हूं, आप लोगों को आई थिंक ये दिख नहीं रहा है। क्लियर? मैं इसको एक काम करता हूं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं बेटा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। अब हमने बोला कि अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन। क्लियर है? हमने क्या करा था, हमने क्या बोला था कि मैंने एक एटम को बेटा ओरिजिन पर फिक्स कर दिया है, एक एटम को ओरिजिन पर फिक्स कर दिया है, और दूसरा एटम कोई आर डिस्टेंस से आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी के जस्ट पहले से, इन्फिनिटी के बेटा जस्ट पहले से। ठीक है, आप इन्फिनिट पे भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आर से ये आ रहा है, आर डिस्टेंस से ये अप्रोच कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा, देखो वाई एक्सिस पर एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है बेटा। क्लियर? एक्स एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस है। तो अब क्या है, जब ये एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं, एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं, तो एनर्जी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, घट रही है। एनर्जी कंटिन्यूसली घट रही है बेटा, एनर्जी कंटिन्यूसली घट रही है, क्योंकि हमें पता है जब जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन जब जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? तो एनर्जी घट रही है, तो मतलब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। अब देखो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि अब एक पॉइंट ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया, देखो जब दो एटम पास पास आने लगे, देखना जरा इधर, ये मान लो मैं दो एटम बना रहा हूं, अब ये दोनों क्या हुआ, एक डिस्टेंस तक पास पास आ गए, मान लो इतनी इतनी पास आ गए, ये वहां से आ रहा था, ये एटम कहीं यहां से चल के आ रहा था बेटा, और यहां पर ये पास पास आते आते एक जगह पर जाके ये रुक गया, यहां पे जाके रुक गया। भाई अब तुम ऐसा ना सोचना कि वो पास पास आ रहे तो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। अरे बेटा एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते, एक सर्टेन पॉइंट पे आगे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आगे वो रुक गए, वो रुक गए बेटा। तो जहां पे रुके, इसका मतलब क्यों रुके, अब सोचो क्यों रुके, टेक्निकली सोचो, टेक्निकली कि क्यों रुके। ये रुके बेटा इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गई। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेटा अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गई, और यहीं पे हम लोग बोल देते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कहां पर हो रहा है, वो उस पॉइंट पर हो रहा है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो रही है बेटा, इक्वल हो रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन कहां हो रहा है, उस पॉइंट पर हो रहा है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल हो रहा है। क्या आपको बात क्लियर है? अब इससे क्या क्या आगे क्या होगा, अब ये देखो, अब ये अपने आप नहीं जाएगा और आगे, क्यों, इस पॉइंट पर अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल हो चुका है, अपने आप नहीं जाएगा। दैट मीन्स अगर मुझे अब और ज्यादा इसको पास पास लेके जाना है तो मुझे बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बेटा। जब मैं फोर्स लगाऊंगा बाहर से तो मुझे अपने हाथ के ऊपर दबाव सा आएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप दो मैग्नेट के सेम फेस को पास पास में लेके आते हो तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि मैग्नेट, दोनों मैग्नेट आपस में पीछे की तरफ जा रही है, मतलब उनके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, रिपल्शन बेटा डोमिनेट हो जाएगा, और रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स ये वो पॉइंट है बेटा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर था, और यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? इतनी बात बिल्कुल आपको समझ आई? अगर समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा ठोकते रहिए, एंड मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। क्लियर है?
चलिए बेटा, तो यहां तक आपको आई थिंक ये एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बॉन्ड जो है वो एक्चुअल में कहां पर बन रहा है। ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कि एट विच पॉइंट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि बॉन्ड कहां पर फॉर्म हो रहा है, जब अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसी स्पीसीज के बीच में। वो एटम भी हो सकती है बेटा, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब देखो ये इसका क्या था, न्यूक्लियस था बेटा, ये इसका क्या था, न्यूक्लियस था, ये इसका न्यूक्लियस था। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये कब है कंडीशन, यहाँ पे क्या था, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन था, ये उस टाइम की सिचुएशन है। तो इसको बोलूंगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। क्या बोला जाता है बेटा, बॉन्ड लेंथ। क्लियर है, क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। तो मुझे बताओ कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह का प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस का मेरा मतलब है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, फटाफट से मुझे बताओ कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि साहब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बेटा यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, क्या आपको इतनी बात क्लियर है बेटा। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ क्यों, आखिर बॉन्ड फॉर्म हुआ क्यों, व्हाट इज द कोज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है, बॉन्ड फॉर्मेशन आखिरकार एटम एटम के बीच में या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में या आयंस आयंस के बीच में हुआ ही क्यों भाई, मतलब बॉन्ड फॉर्म ही क्यों हुआ। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो देखना जरा, तो हम लोग आगे देखते हैं बेटा कि बॉन्ड फॉर्म, व्हाट इज द कोज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो जा नहीं रहा है, यहां से काम करते हैं, अगला स्क्रीन ले लेते हैं। क्लियर, स्क्रीन की तो बेटा अब अपने पास कमी नहीं है। क्लियर, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कोज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज द कोज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, चलिए बेटा देखते हैं। तो दो बेटा रीजन है बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हुआ, दो रीजन है। सबसे पहले लुइस नाम के एक साहब थे, लुइस नाम के बेटा साहब थे, उन्होंने अपनी क्या दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था। उन्होंने अपना क्या दिया, ऑक्टेट रूल। तो लुइस साहब ने क्या बोला, लुइस साहब ने बोला साहब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ऑक्टेट रूल, हर एटम अपना हर एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। क्या होता है ऑक्टेट रूल, थोड़ी देर के बाद हम लोग जानेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है। एंड सेकंड जो थी वो था डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। क्लियर है, डिक्रीज इन एनर्जी। तो डिक्रीज इन एनर्जी का तो बेटा सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब एटम के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। और जिस पॉइंट पे जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट पे जाके हम लोग कहेंगे बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होगी बेटा, उस
पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी जो है सबसे कम होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेटा एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी। क्लियर है बात? उस पर्टिकुलर स्टेट में एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी। क्या इतनी बात क्लियर है आपको बेटा? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल क्या है देखते हैं जरा। ऑक्टेट रूल क्या है बेटा? every atom wants 8 electron in its outermost shell. Every atom wants 8 electron in its outermost shell. देखो बेटा हर कोई एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। लुइस ने क्या बोला? लुइस साहब ने बोला कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, उसने बोला कि फिर वो क्या हो गए? स्टेबल हो गए। वो मॉलिक्यूल क्या हो गए? स्टेबल हो गए। साथ साथ में लुइस साहब ने एक बात और बोल दी कि जो भी मॉलिक्यूल लुइस ऑक्टेट, मेरे इस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर? तो लुइस ने साथ साथ में क्या बोला कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हर एटम का आउटरमोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होंगे। बट बेटा यहां पर भी एक्सेप्शन आया, यहां पर भी एक्सेप्शन आया। मतलब लुइस साहब ने जो थ्योरी बोली थी वो थ्योरी आगे जाके गलत हो गई। ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें मिले जिनके अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे आउटरमोस्ट शेल में, बट फिर भी वो स्टेबल थे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, किस किस कैटेगरी में हम लोग उनको डालते हैं, ये सब हम लोग अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को बेटा स्टार्ट करने से पहले मुझे बॉन्ड बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेटा बॉन्ड क्या होता है सिर्फ उनको डेफिनेशन ही पता होती है, उनको उसके अलावा कुछ नहीं पता होता। तो पहले मेरा जो था मेन पर्पस वो था बॉन्ड समझाना। अब हम लोग आगे चलेंगे, अपने आज के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल को थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई जस्ट कि लुइस साहब ने क्या बोला था। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑक्टेट रूल को थोड़ा सा डिटेल में और ऑक्टेट रूल के क्या एक्सेप्शंस आए। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है देखते हैं। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड तो आपको सबको समझ आ गया। एक बार जल्दी से कमेंट करके यस और नो बता दीजिए कि क्या सारे बच्चों को बॉन्ड क्या होता है समझ आया, किस कहां पे बॉन्ड बन रहा है समझ आ गया, ग्राफ अच्छी तरह से समझ आ गया बेटा। तो चलिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताते रहिए क्या आपको बॉन्ड अच्छी तरह क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से कमेंट करिए। ओके तो स्टार्ट करते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है बेटा कि जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम भी शेयर करेगा।
क्लियर। एक एटम के अंदर बॉन्ड नहीं बनता बेटा, बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 एटम होने चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान डालिए। इक्वल शेयरिंग का मतलब है कि साहब जितना ए एटम इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन बी एटम को भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तभी इक्वल शेयरिंग बोलेगे। क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बात बेटा आप सभी को क्लियर है। अब देखो इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है, ये देखो यहां पर मैं दिखाता हूं आपको कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मैंने यहां पर एक एटम बनाया और फिर मैंने एक दूसरा एटम भी बना दिया। क्लियर। अब इस एटम के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, इसके एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, इसके एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में। दोनों ने बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये जो मैंने व्हाइट कलर की लाइन लगाई है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाए, मतलब थोड़ा सा हम लोग इसको जूम आउट करके देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है वो जरा देखना, आप चेक करना कि स्टार्टिंग में इसके पास क्या था बेटा, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। दूसरा एटम है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। जब ये दोनों पास पास आए बेटा, जब ये दोनों पास पास आए तो एक कॉमन एरिया बना, इनके बीच में क्या है, कॉमन एरिया बना। उस कॉमन एरिया में ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ए वाले एटम का, एक इलेक्ट्रॉन बी वाले एटम का, और इनके बीच में क्या हुआ, कॉमन एरिया आया। इस कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो गए। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है बेटा, देखो मैंने स्टार्टिंग के अंदर देखो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी है और बी वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी सेम है ए के जैसी, बट जब ये दोनों आपस में पेयर हुए तो स्पिन अपोजिट हो जाएगी बेटा। स्पिन क्या हो जाएगी, अपोजिट। स्पिन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो इसको बहुत ध्यान से देख लो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे क्या करते हैं कि जब इनको पेयर करवाते हैं तो सेम स्पिन के अंदर पेयर करवाए थे। बेटा पॉसिबल ही नहीं है, सेम स्पिन में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो सकते। पेयर होने के लिए स्पिन अपोजिट होना जरूरी है, पेयर होने के लिए स्पिन अपोजिट होना जरूरी है बेटा। और साथ में पेयर हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बेटा। जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है वो अनपेयर्ड, वो पेयर दोबारा से क्यों होंगे, वो तो ऑलरेडी बेटा पेयर्ड है ना। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। क्लियर है बिल्कुल बात, यहां तक बिल्कुल क्लियर। तो आपको आई थिंक ये समझ आए कि इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है कि या तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों, या दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, या तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। क्लियर। तो अब यहां से क्या आया, यहां से हम लोगों ने देखा कि सब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गए भाई। अब यहां से हमने क्या देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो उनके बीच में बेटा क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक लाइन दिखी ना आपको, तो क्या बोल रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लो शेयरिंग हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है दो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। अगर शेयरिंग हो रही है तीन तीन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे इसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। देखो एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने O2 ले लिया। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम है और हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो पता है ना आप सभी को बेटा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बना। कैसे बना? जब हर एक एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करा। जब हर एक एटम ने बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट इज द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर? अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग N2 का। तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5। हम लोग देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे मर्जी दिखा सकते हैं, बट हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं करना बेटा। ऐसा नहीं है कि तुम दिखाने के चक्कर में नाइट्रोजन में 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख दिए, गलत हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो अब नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना? 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना। तो इस बॉन्ड को क्या बोल देंगे? दिस इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? दिस इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या इतनी बात बेटा क्लियर है आप सभी को? चलिए तो देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा 3 टाइप के हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, डिपेंडिंग ऑन द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। क्लियर? क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखिए, अब मेरे को एक चीज बताइए कि अगर मान लो मैंने बोला दो एटम के बीच में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। देखो बेटा दो एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है बट अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उस बॉन्ड को भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर दो एटम के बीच में बेटा अनइक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, क्या बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। तो देखो बेटा कि इफ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 atoms, then the bond formed is called coordinate bond. अब देखो यहां पर एक नया टाइप का बॉन्ड आ गया बेटा, एक नया टाइप का बॉन्ड आ गया है जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बला है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बीमारी है, इसको जरा हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, क्या ये बला है, इसको हम लोग आइए समझते हैं। क्लियर? अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है क्या कि सर कोवेलेंट बॉन्ड अलग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग है। कोवेलेंट बॉन्ड अलग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग है। तो जरा देखना इधर, इसी को सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए तो देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? अभी हम लोगों ने इसका क्या मीनिंग पढ़ा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है कि जब दो एटम के बीच में बेटा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दो एटम के बीच में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। देखो बेटा यहाँ पे शेयर तो हो रहा है, शेयरिंग तो बेटा हो रही है, बट वो इक्वल नहीं हो रही, अनइक्वल हो रही है। शेयरिंग हो रही है बट इक्वल नहीं हो रही, अनइक्वल हो रही है। दैट मीन्स क्या हुआ कि साहब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट उसका एक स्पेशल केस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अलग नहीं है बेटा, डिफरेंट बॉन्ड नहीं है,
ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, आयोनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर से। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें भी शेयरिंग हो रही है, बट अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। क्लियर? इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है बेटा, डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इस एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है किसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, जिसमें जो एरो है, एरो का जो हेड है ये किसकी तरफ होता है? टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। हेड किसकी तरफ होता है बेटा? एक्सेप्टर एटम की तरफ। टेल किसको रिप्रेजेंट करती है? डोनर एटम को। किसको रिप्रेजेंट करती है? डोनर एटम को। क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और क्या कंडीशन है। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि ये ए एटम है बेटा, इसके पास क्या है? इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास एक लोन पेयर भी एक्स्ट्रा है। मैं इसमें यहाँ पर लिख देता हूं, इस ए एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, और साथ में इसके पास एक लोन पेयर भी है। और जो दूसरा एटम है बी, इसके पास क्या है बेटा? वेकेंट और वाइटल है। चलो इसको मैं समझाता हूँ एक सिंपल सी स्टोरी से। सपोज बेटा ये ए और बी दो दोस्त है, ठीक है? ए और बी दोनों आपस में क्या थे? दोस्त थे बेटा, बीटेक में साथ साथ थे। जब ये लोग बीटेक इन्होंने पार कर ली, मतलब 4th ईयर के लास्ट स्टेज पे थे, ये 4th ईयर में लास्ट पे थे, मतलब जब इनका डिग्री खत्म होने वाला था, तो दोनों ने मिलके सोचा कि यार जॉब से ज्यादा बेटर है अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा जाए। पैसों की बात तो बेटा सभी को समझ आती है ना? उसमें तो मजे आते हैं। तो ये दोनों क्या थे? दोस्त। इन्होंने बोला कि यार अपन मिलके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। बट अब इसमें दिक्कत क्या थी? जो ए था ये बेटा बहुत अमीर था। ए के पास बहुत पैसा था बेटा, इसके घर में बहुत पैसा था, इसको दिक्कत नहीं थी। मतलब ये पैसों के बेस पे स्टेबल था और इसके पास एक्स्ट्रा पैसा था। मतलब अगर ये बी वाले को कुछ पैसा उधार भी दे देगा तब भी ए की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए के अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और जो बी था बेटा वो बेचारा गरीब था। बी जो था वो गरीब था, उसके पास बिजनेस में पैसे लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, उसके पास बिजनेस में पैसे लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। तो उसने ए को क्या बोला, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और ए को बी के साथ ही बिजनेस स्टार्ट करना था, इस ए को बी के साथ ही बिजनेस स्टार्ट करना था। चलो इसका नाम दे देते हैं हम लोग इन दोनों को। ए और बी तो बेटा अजीब सा लगता है ना। ए है राम और बी है श्याम। तो राम बेटा बहुत अमीर था और श्याम गरीब था बेचारा। बट राम को श्याम के साथ ही बिजनेस करना था। राम ने क्या बोला, भाई श्याम मेरे को तो तेरे साथ ही बिजनेस करना है। तो श्याम ने राम को क्या बोला कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है लगाने के लिए, अगर एक काम हो सकता है तू मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, तू मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, तो फिर हम लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो ए ने क्या बोला, ए का अपना खुद का पैसा तो था, ए का अपना पैसा तो था, इसने क्या करा कुछ पैसे बी को उधार दे दिए, मतलब राम ने कुछ पैसे श्याम को उधार दे दिए। तो इनके बीच में और दोनों ने क्या कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दोनों का नहीं हो रहा बेटा, सिर्फ एक का हो रहा है। सिर्फ राम ने कंट्रीब्यूशन करा, श्याम ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करा। तो यहाँ पर जो बेटा बॉन्ड बन रहा है उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसी बॉन्ड को क्या बोला हम लोगों ने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या इतनी बात आपको क्लियर समझ आई? क्या आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे बच्चों के पास भी पहुंचाए, जिससे दूसरे बच्चों का भी भला हो। मैंने आपको बेटा पहले ही बोला है, मैं जंग का ऐलान कर चुका हूं, जंग के अंदर शामिल हो चुका हूं।
जंग क्या है? अब की बार नीट पार, ये जंग का नारा है बेटा, ये इस आंदोलन का नारा है, अब की बार नीट पार। क्लियर? तो आप सभी को भी बेटा यही नारा लगाना है, अब की बार नीट पार। तो इस आंदोलन के अंदर, इस जंग के अंदर बेटा मैं आपका लास्ट तक साथ दूंगा, मैं आपका लास्ट तक साथ दूंगा। बेटा सोचो अगर लास्ट तक साथ नहीं देना होता, मैं आप सभी के लिए ये स्टूडियो तैयार कर रहा हूं, आपके लिए इक्विपमेंट्स ला रहा हूं, किस लिए ला रहा हूं? ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ सके, बहुत अच्छी तरह से आपको चीजें समझ आए। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जिससे आप जैसे बच्चों के जो भी डाउट्स आते हैं उनको मैं सॉल्व करता हूं टेलीग्राम चैनल पर। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि सर यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस डेली पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट का पैसा आप बाहर जाके 1-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं बेटा, वही प्रीमियम कंटेंट आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए और वहां पे जाके कंपेयर करिए कि जो टीचर वहां पे पढ़ा रहे, क्या मैं भी आपको वहां यहाँ पर यही पढ़ा रहा हूँ? क्या आप जहां पे वो बच्चे, आप उन बच्चों से पूछ के देखना जिन्होंने बड़े बड़े शहरों में जाके बड़ी बड़ी कोचिंग्स ज्वाइन करी, लाखों रुपए वहां पे खर्च करे, आप उनके नोट्स और यहाँ पर अपने नोट्स कंपेयर करके देखना, आपको चीजें सेम मिलेगी बेटा। जब आपको यहाँ पर फ्री में एजुकेशन मिल रही है तो फिर आप क्यों पैसे लगा रहे हैं बेटा, क्यों पैसे लगा रहे हैं? क्लियर? आपको यहाँ पे जब जो आपको प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं बेटा, वो वहां पर आप क्यों पैसे लगा रहे हो? और सबसे बढ़िया बात बेटा, आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए हो, इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर बैच के हो गए या जो 12th क्लास के हो गए, वो कहेंगे सर हम लोग नोट्स बनाते रह जाते हैं, हमारे को समझ नहीं आता। देखो बेटा, सबसे ज्यादा जो एक ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बट ऑफलाइन क्लास का भी एक नेगेटिव पॉइंट है क्या, कि वहां पे जब टीचर पढ़ाता है तो आप लोग सिर्फ कॉपियां छापते रहते हैं, आप लोग सिर्फ कॉपियों में छापते रहते हैं, आप लोग समझते ही नहीं है। और जब घर जाके आप उस चीज को समझते हैं तो फिर आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट होती है। दैट्स वाई ऑनलाइन के अंदर बेनिफिट क्या है बेटा, अब ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो हमारे ये देखो ये नोट्स बनते जा रहे हैं, ये नोट्स बनते जा रहे हैं बेटा, ये नोट्स ही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के ढंग से समझिए, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा उसको सोल्व करिए। नोट्स तो बेटा मैं आपको ये दे दूंगा, आपको ये एज इट इज ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर? आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ये आपके नोट्स है, इसको पढ़िए। क्यों आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्लियर? चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करते, फिर आप लोग कहेंगे अरे सर आप पढ़ाते कम हो, बोलते बहुत ज्यादा हो। ठीक है, दूसरे चैनल पे भी तो लोग यही कर रहे हैं बेटा, आधा घंटा पढ़ाते हैं, 1.5 घंटा आपका बेकार कर देते हैं, तो अपन को वो वाला काम नहीं करना। क्लियर? चलिए तो देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको कंडीशन पता चल गई होगी कि एक ऐसा एटम चाहिए जिसका ऑक्टेट बेटा कंप्लीट है और जिसके पास क्या हो, लोन पेयर भी हो, और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तब वहां पे क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और बनने वाले बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा, अगला हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंसी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी क्या होती है हम लोग देखते हैं। कोवेलेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, number of covalent and coordinate bond formed by an atom, formed by an atom। क्लियर? कि एक एटम के द्वारा कितने कोवेलेंट और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, वही उसकी क्या होती है बेटा, कोवेलेंसी। वही उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी। क्लियर है? वही उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी। क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से बताइए मुझे, इतनी बात क्लियर है? ठीक है,
अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, मेरे को बेटा 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना है कि उनसे पूछो कोवेलेंसी क्या होती है तो बच्चा बोलता है सर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। क्यों? क्योंकि वो ये चीज इसलिए बोलता है उसके मुताबिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक डिफरेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड एक डिफरेंट बॉन्ड है, इसलिए वो डेफिनेशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। और मानोगे नहीं बेटा, बहुत सारे मैंने टीचर्स देखे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो भी कोवेलेंसी को क्या लिखवाते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। बेटा बिल्कुल गलत है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा कि यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नए टाइप का बॉन्ड नहीं है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर भी शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग से ही ये बॉन्ड बन रहा है, बस इक्वल की जगह अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। तो फिर ये अलग कैसे हो गया बेटा, खुद सोच के देखो आप। तो देखो इसलिए जो कोवेलेंसी का मतलब है वो क्या है, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? दोनों को इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल देते हैं बेटा, जैसे सपोज मैंने लिया NH3। क्लियर? अब मुझे बताओ कि NH3 की कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी बेटा। कोवेलेंसी एटम की डिफाइन होती है, मॉलिक्यूल की डिफाइन नहीं हो रही। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा NH3 की कोवेलेंसी बताओ, मीनिंग ही नहीं बना ना कोई। अरे NH3 थोड़ी बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड कौन बन रहा है, बना रहा है एटम के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी पूछेगा तो बताओ कितनी बताओगे, नाइट्रोजन की बेटा कोवेलेंसी कितनी बताओगे, कितनी बताओगे, 3। कितनी बताओगे, 3। अब ये 3 कैसे पता, तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं साहब, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, बॉन्ड 3 बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 3। कोवेलेंसी कितनी हो गई, 3। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। मुझे बताओ ऑक्सीजन की कोवेलेंसी, ऑक्सीजन की, मान लो एग्जांपल दे दिया H2O। क्लियर? मेरे को बताओ ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी। तो आप देख लो ऑक्सीजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास के जो बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन्स, या और 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि कोवेलेंसी ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोवेलेंसी कितनी होगी, 2। क्लियर है बिल्कुल? क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ आएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने सपोज लिया NH4+। अब देखो NH4+ कैसे बना, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा, एक हाइड्रोजन शेयर ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये शेयर हुआ। अब एक क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो 4th हाइड्रोजन है बेटा, देखो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर कर दिए, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का शेयर हुआ, एक हाइड्रोजन ने शेयर करा, 3 तो शेयर कर लिए बेटा। अब देखो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब एक H के ऊपर प्लस है। अब हाइड्रोजन बेटा देखो, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता था, वो भी उससे छीन लिया, मतलब ये तो भूखा नंगा हो गया है ना। इसके तो बेटा, इसको तो क्या हुआ, कपड़े तक छीन लिए, नंगा बैठा है ये, एक ही इलेक्ट्रॉन था बेटा वो भी छीन लिया, है ना। तो अब देखो क्या कुछ कंडीशन यहाँ पर, अब आप सोच के देखो कि ये जो नाइट्रोजन है साहब, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, गिनते जरा, 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या सर इसके पास एक लोन पेयर भी है, बिल्कुल है। क्या हाइड्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। दैट मींस यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, दैट मींस यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बना बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अब देखो
क्या इतना तो समझ आ गया आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ये प्लस क्यों खत्म कर दिया मैंने? प्लस इसलिए खत्म कर दिया ना बेटा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आ गए तो फिर ये प्लस माइनस मिलके क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो इसलिए मैंने यहां से पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, तो ये क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो, अब यहां पर दिक्कत क्या होती है? कोवेलेंसी के अंदर। यहीं पे तो सारा खेला है बेटा। गलत चीज पढ़ने का यहीं पे आपके नंबर कट जाएंगे। अब जो बच्चे बोलते हैं कि कोवेलेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कितने गिनेंगे? 3। और इसका कोवेलेंसी कितना लिख देंगे? 3। और वो जैसे ही 3 लिखेंगे वैसे ही गलत हो जाएगा। इसकी कोवेलेंसी बेटा कितनी आएगी? 4। क्यों? क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे एक चीज कहते हैं कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो सर डिफरेंट है। भाई कोवेलेंट बॉन्ड तो सिंगल लाइन से शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एरो से शो कर रहे हैं। अच्छा बेटा चलो ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, ठीक है। आपके आप ऊपर, आप सलाखों पे, है ना। चलो, आपको क्या पता है बेटा? हाउ टू कन्वर्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड? देखो देखो देखो, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? NH4 प्लस का एग्जांपल ले लेते हैं। ऊपर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा मैंने बनाया ही हुआ है। अब जरा देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जरा देखना। अब इसको दोस्त की कहानी ले लो कि साहब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो दोस्त थे। हाइड्रोजन बेचारा गरीब था, नाइट्रोजन बहुत अमीर था। हाइड्रोजन ने बोला यार बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास पैसे है नहीं, तू मुझे उधार दे दे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन ने क्या करा बेटा? इस हाइड्रोजन को उधार दिया, मतलब ट्रांसफर करा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? ट्रांसफर करा। जब ट्रांसफर करा तो सिचुएशन देखना, सिचुएशन क्या हुई। जब ट्रांसफर करा तो क्या सिचुएशन बनी जरा देखना। इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। क्लियर है? क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, जो कि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है बेटा, हाइड्रोजन का नहीं है। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से उधार लिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में होते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बेटा? उनके बीच में बॉन्ड बनता है। अब ये देखो, अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्या इनके बीच में शेयरिंग होगी बेटा? बिल्कुल होगी। क्या इनके बीच में शेयरिंग होगी? बिल्कुल होगी। जब शेयरिंग होगी तो यहां पर होगा क्या बेटा? ये जो नेगेटिव चार्ज है, देखो हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन गया, इसने शेयर करा, तो यहां पर क्या देखने को मिला कि हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया है। क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है बेटा? सिंगल लाइन कोवेलेंट बॉन्ड को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। बस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मैंने क्या बोला? ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक्चुअल में किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर। तो ऐसे हमने देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर लिया? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या अब आपका डाउट क्लियर हो गया? क्या अब आप बोल सकते हो कि साहब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोवेलेंसी। अब एक टर्म आई साहब, वेरिएबल कोवेलेंसी। अब ये वेरिएबल कोवेलेंसी क्या है? वेरिएबल कोवेलेंसी का मतलब समझ गए होगे कि कोवेलेंसी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। जैसे अगर मैं सल्फर की बात करूं बेटा, तो सल्फर की कोवेलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है।
अब आप कहोगे अरे सर ये कैसे सर, सल्फर 2 बॉन्ड भी बना रहे, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना रहे, सल्फर 6 बॉन्ड भी बना रहे, अरे सर ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हो गया? तो वेरिएबल कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट ही बेटा कुछ ऐसा है, एकदम से दिमाग पे स्ट्राइक करो, अरे ये कैसे? अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एटम जो है वो इसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बना रहा है, मतलब या तो उसकी कोवेलेंसी एक फिक्स्ड नंबर होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, क्लियर, या 5 होगी, जो भी है उसकी कोवेलेंसी बेटा फिक्स थी। अब हमने एकदम से देखा सल्फर ने 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब सल्फर वेरिएबल कोवेलेंसी को शो कर रहा है। अब समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में मुझे इलेक्ट्रॉनिक मतलब मुझे पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर किसका स्टेट है, किसका कॉन्सेप्ट है बेटा? ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वेरिएबल कोवेलेंसी को समझने के लिए मुझे पहले ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का फंडा समझ आना चाहिए। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? इट इज द नेचुरल अकरिंग स्टेट, इट इज द नेचुरल अकरिंग स्टेट, क्लियर, इट इज अ नेचुरल अकरिंग स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है बेटा? एक्साइटेड स्टेट क्या है? इट इज द अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट बोल सकते हैं, या फिर हाई एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाई एनर्जी स्टेट। मतलब एक्साइटेड स्टेट में अगर कोई एटम होगा दैट मीन्स वो एनर्जी गेन करके गया होगा, क्लियर, क्योंकि नेचुरली एटम जो अपन को नेचर में बेटा मिलते हैं, कोई मॉलिक्यूल मिलता है, कोई एटम मिलता है, वो हमेशा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। नेचुरल स्टेट में वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, मतलब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करके जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाई एनर्जी स्टेट, क्लियर है। अब ये हाई एनर्जी स्टेट बेटा कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड है, मतलब एक्साइटेड स्टेट एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है, क्लियर। हम लोग जो एक्साइटेड स्टेट पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया, उसको एक्साइटेड स्टेट तो बोला, बट बेटा एक्साइटेड स्टेट का मतलब और भी है, वो मतलब भी है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को जंप करवा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है सिर्फ एक्साइटेड स्टेट, उसी को बोलते हैं, और भी को एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर। देखेंगे क्या होता है एक्साइटेड स्टेट का फंडा। यही तो बेटा मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो चैनल पे बने रहिए, क्लियर। चलिए, तो संदीप बारीक का मैसेज आ रहा है, नो लिख रहा है बेटा, नो किस लिए लिख रहे हो? मुझे समझ नहीं आया क्या नो लिखा, क्या अब तक टॉपिक समझ नहीं आया? ये संदीप बारीक मुझे लिख रहे हैं नो कमेंट में। तो बेटा अगर आप क्लास में टाइम से नहीं आओगे, बीच में आओगे, तो टॉपिक कैसे समझ आएगा? आप इस क्लास को बाद में ढंग से दोबारा से बैठ के देखिएगा, फिर भी नहीं आता मुझे बट टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, दोबारा बता दो, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब देखते हैं सल्फर का केस लेते हैं हम लोग, सल्फर का केस ले रहे थे, केस ऑफ सल्फर। तो देखना सल्फर के पास आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 16, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो साहब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप पूछोगे यार मेरे को कैसे पता? सर हमें तो नहीं पता कि आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला? तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 16 ग्रुप का एलिमेंट है। 16 ग्रुप के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहीं से आया। अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, क्लियर है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका बेटा, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं।
अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो देखना जरा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितने हो गए, 4 6 4 10, तो 12 और 4 16। तो ये जो है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। देखो ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को। थर्ड पीरियड का बेटा एलिमेंट है सल्फर, और ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। ये थर्ड शेल क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो मुझे बताओ आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, उन्हीं को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जरा हम लोग बनाते हैं ऑर्बिटल। एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है बेटा, उस एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, तो यहाँ पर मैंने 3p बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल उसने पहले बोला सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो पेयरिंग स्टार्ट कर दो। क्लियर है। तो ये इसकी क्या है बेटा, ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब नेचुरली सल्फर ऐसे ही मिलता है, नेचुरली सल्फर ऐसे ही मिला। तो इसके पास बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड बना सकता है साहब, यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। चलिए अब बारी करते हैं एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा कि हम लोग एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेंगे। क्लियर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटा, अनपेयर्ड करेंगे। अब सोचो अनपेयर्ड करोगे, अब देखना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जरा आपको समझाता हूं। वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाएंगे और यहां डाल देंगे। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाया और यहां डाल दिया। एक बात बताओ मुझे बेटा कि आपने इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल से उठाया और यहां पे डाल दिया, तो फर्क क्या पड़ा। अरे अभी भी तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो कोवेलेंसी पे फर्क क्या पड़ा। कोवेलेंसी पे तो बेटा कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, कोवेलेंसी पे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। तो फिर काहे की एक्साइटेड स्टेट, क्या इसने एनर्जी गेन करी, क्या एक्साइटेड, क्या इसने, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, नहीं हुए। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही नहीं हुए तो एनर्जी देने का फायदा क्या हुआ, मतलब आपने एटम को अनस्टेबल भी करा, आपने उसको एनर्जी भी दी, आपसे ज्यादा बॉन्ड भी नहीं बने, फिर फायदा क्या हुआ, दैट मीन्स। अब देखना, क्या हम लोगों ने पढ़ा है थर्ड शेल के पास एक और सब शेल भी होता है, डी सब शेल। बिल्कुल होता है। और डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये एक्साइट करके कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये एक्साइट करके कहाँ गया, इधर गया, यहां से निकल गया और उधर चला गया। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए साहब। तो यहाँ पर सल्फर कितनी कोवेलेंसी शो करेगा, 4 करेगा। क्या इतनी बात समझ आई। पढ़ाते पढ़ाते बेटा गला बैठ गया है मेरा, बोलते बोलते। ठीक है, समझ समझ लो, समझ लो, ढंग से समझ लो। क्लियर। चलिए, सारा दिन मस्ती सूझती है आप लोगों को, पढ़ना नहीं है आपको। क्लियर। चलिए देखिए, तो मैंने क्या बोला कि एक्साइटेड स्टेट क्या बनी है कि हमने एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करवा दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि आप कहीं मर्जी उठा के अनपेयर्ड करवा दो, मतलब कहीं मर्जी उठा के इलेक्ट्रॉन फेंक दो। बेटा रूल है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने का, रूल है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने का। ऐसा नहीं है आपने 3p से उठा के सीधा फोर्थ में डाल दिया, थर्ड शेल से उठा के सीधा फोर्थ में डाल दिया। भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना बेटा। आपने कहा कि सर मैं तो थर्ड से फोर्थ में डालूंगा, तो बेटा एक्साइटेशन का रूल है, क्या रूल है कि एक्साइटेशन हम लोग सेम शेल के अंदर ही करवा सकते हैं बेटा। शेल नंबर सेम होना चाहिए, हम लोग एक शेल से दूसरे शेल में एक्साइटेशन नहीं करवा सकते। एक्साइटेशन इज डन विद इन द सेम शेल। इस बात को नोट कर लो कि एक्साइटेशन सेम शेल के अंदर ही हो सकती है, डिफरेंट सब शेल के अंदर हो सकती है, बट वो डिफरेंट सब शेल सेम शेल के ही होने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा नारा है कि एक्साइटेशन इज डन विद इन द सेम शेल। क्लियर है, क्या इतनी बात बिल्कुल आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं बेटा। अब देखते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो एक्साइटेड स्टेट को डिनोट करने का तरीका होता है स्टार। क्लियर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी तो एक स्टार बना दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दो स्टार बना दिए तो अब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब सिचुएशन देखना क्या है। 3s के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3p के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 3d के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही कंडीशन था। अब क्या हुआ, मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास एक पेयर अभी भी है, तो मैंने क्या करा, हमने क्या बोला था कि एक्साइटेशन सेम शेल के अंदर होगी। तो सेम ही शेल है बेटा, ये भी थर्ड शेल है, ये भी थर्ड शेल है, सब शेल तो डिफरेंट हो गए ना बेटा। क्लियर। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करवा दिया, एक्साइट करवा दिया। एक्साइट करवा दिया तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 6 हो गए। तो यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। दैट मीन्स कि सल्फर जो है वो बेटा 2 भी शो करता है कोवेलेंसी, 4 भी करता है और 6 भी करता है। तो ऐसे एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो कौन से हो गए, वही एलिमेंट्स हो गए जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर एक नोट डाल के लिखेंगे, एक नोट डाल के बेटा लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी is shown by elements belong to third period, belong to third period and more than थर्ड पीरियड। मतलब कि वेरिएबल वैलेंसी जो है बेटा वो एलिमेंट शो करेगी जो थर्ड पीरियड है या थर्ड पीरियड से ज्यादा बड़े वाले पीरियड के, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के। क्लियर। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। और हमारा यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड खत्म होने वाला है। बस एक लास्ट पॉइंट नोट के अंदर लिखवा दूं, वो क्या, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कंपाउंड हमें दे रखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये कोवेलेंट है या आयोनिक है। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। बट ये जनरली है बेटा, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अगर एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा तो उनके बीच में तो शेयरिंग होगी ना, उनके बीच में सॉरी ट्रांसफर होगा ना। क्योंकि मेटल बेटा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, शेयरिंग नहीं होगा, ट्रांसफर होगा। क्योंकि अभी आप लोगों को ये बात अब पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी नहीं आएगी, अब आप वहां पे जज कैसे करोगे, गलती कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक नोट में पॉइंट लिखवा दिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। क्लियर। सो आज की क्लास इतना ही बेटा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि आप लोगों को अगर चीजें पसंद आ रही है तो बेटा मुझे भी पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है। मुझे भी खुशी होगी दिल से कि जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो बेकार नहीं जा रही है। आप लोगों का बेटा सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। बिकॉज अगर जब तक आप ही मुझे नहीं बताएंगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, तभी मुझे बेटा पता चलेगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का कुछ रिजल्ट तो आएगा। वरना अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा बेटा, आप लोग लेक्चर को अटेंड ही नहीं करोगे, तो बेटा फिर मेरी मेहनत करने का भी क्या फायदा है, मैं भी क्यों मेहनत करूंगा। मैं आप ही लोगों के लिए बेटा मेहनत कर रहा हूं, अगर आप ही लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर इस मेहनत का कोई भी फायदा नहीं है। क्लियर। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा है कि नीट के पेपर तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। बस आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, क्या, आपको डेली लेक्चर अटेंड करने हैं बेटा।
और आपको दूसरों को भी शेयर करने हैं, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा फैलाएंगे बेटा उतना ज्यादा बच्चा यहाँ पे आएगा, आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा और साथ साथ में आप जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2022 एग्जाम। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।